नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वयं के इस पाठ्यक्रम एल्गोरिदम समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण में स्वागत है। मैं शेष नारायण साहू, सहायक प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग में पदस्थ हूँ। आज हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री और प्रिम्स एल्गोरिदम के इस शीर्षक पर हम अपना क्लास शुरू करेंगे। इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। इस शीर्षक में कुछ विषय वस्तु होंगे, जैसे कि सबसे पहले हम ट्री क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद स्पैनिंग ट्री क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है और इसकी जो परिभाषा होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम प्रिम्स एल्गोरिदम, जो कि आज का मुख्य शीर्षक है, यह एल्गोरिदम क्या है, इसमें यह कैसे काम करता है, इसका एल्गोरिदम में कैसे पार्ट होते हैं, इस बात पर हम अब चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एक समस्या लेंगे, एक ग्राफ लेंगे और इस ग्राफ में मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम का उपयोग करके। तो इस तरीके से हमारे विषय वस्तु रहेंगे। आइए अब देखते हैं न्यूनतम स्पैनिंग ट्री क्या है। न्यूनतम स्पैनिंग ट्री एक शक्तिशाली तकनीक है जो विभिन्न क्षेत्रों में जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इसके अनुप्रयोग दिखाते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को विभिन्न उद्योगों में लागत को कम करने और दक्षता को बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता है। यह टेलीफोन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क और क्लस्टरिंग विश्लेषण जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। आइए अब सबसे पहले हम देखेंगे स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री को समझने के लिए हमें ग्राफ क्या है, यह कैसे दिखा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करनी होगी। इसलिए आइए अब समझते हैं कि ग्राफ क्या है, हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। एक अनिर्देशित ग्राफ अर्थात अनडायरेक्टेड ग्राफ जी को हम V और E अर्थात वर्टाइसेस और एज के समूह के रूप में दिखाते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक ग्राफ लिया है। आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में कुछ वर्टाइसेस हैं, शीर्ष हैं और कुछ एजेस हैं। आप देख सकते हैं कि शीर्षों में A, B, C और D ये 4 नोड्स हैं, वर्टाइसेस हैं। एज देखना चाहेंगे तो इस ग्राफ में, इस अनिर्देशित ग्राफ में E1, E2, E3, E4 और E5 ये सभी के सभी एज हैं। अर्थात किन्हीं दो शीर्ष को जोड़ने के लिए जो पथ होता है उसी को हम एज कहते हैं। तो इस ग्राफ में हमने देखा कि हमारे पास 4 शीर्ष हैं, वर्टाइसेस हैं और 5 हमारे पास एज हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राफ को देखने के बाद, इस ग्राफ की परिभाषा देखने के बाद हम स्पैनिंग ट्री को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। स्पैनिंग ट्री भी एक ग्राफ है, अर्थात यह एक ग्राफ का एक ऐसा उपग्राफ है जिसमें सभी शीर्ष या नोड्स जुड़े होते हैं। एक खास बात है कि इस उपग्राफ में कोई चक्र या साइकिल नहीं होता है और यह एक कनेक्टेड ग्राफ होता है। यह एक ट्री की प्राथमिक विशेषता कह सकते हैं कि अगर वह ट्री है तो उसमें किसी भी प्रकार का चक्र या साइकिल नहीं होता। आइए अब कुछ ट्री जो कि स्पैनिंग ट्री है उसको हम देखते हैं। हमने एक उदाहरण लिया था जिसमें 4 शीर्ष थे, 4 नोड्स थे और कुछ एजेस थे। उसी ग्राफ से हमने कुछ संभावित स्पैनिंग ट्री बनाए हैं। यह आपका पहला उदाहरण है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 4 शीर्ष लिए हैं, नोड्स लिए हैं और उनमें से हमने 3 एज को लिया है। इस एज में A1 से AB को जोड़ने वाली E1 एज है, B से D को जोड़ने वाली एज E4 है और C से D को जोड़ने वाली E5 एज है। इस तरह के आप देख पाएंगे कि यह एक स्पैनिंग ट्री है। स्पैनिंग ट्री इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई साइकिल नहीं है। आइए हमने एक और उदाहरण में लिया है जो कि यह स्पैनिंग ट्री है। आप देख पाएंगे कि इस 4 नोड वाले ग्राफ में हमने
ए और डी को जोड़ने वाली E3 एज को लिया है, बी और डी को जोड़ने वाली E4 एज को लिया है और सी और डी को जोड़ने वाली E5 एज को लिया है। इस चित्र में भी आप देख पाएंगे कि यह एक स्पैनिंग ट्री है, क्योंकि इस ग्राफ में या इस ट्री में किसी भी तरीके का साइकिल या चक्र नहीं है। इसी तरीके से और भी संभावित स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। इस अगले उदाहरण में आप देख सकते हैं कि A से B को जोड़ने वाली एज हमने E1 ली है, फिर उसी A से D को जोड़ने वाली एज E3 ली है और C से D को जोड़ने वाली एज E5 लिया है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कहीं पर कोई चक्र या साइकिल नहीं बना है, तो यह भी एक संभावित स्पैनिंग ट्री हो सकता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। अब तक हमने देखा कि स्पैनिंग ट्री क्या है, अब हम देखेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। न्यूनतम स्पैनिंग ट्री या मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ का ऐसा उपग्राफ है जिसमें सभी शीर्ष या नोड्स जुड़े होते हैं और कुल एजेस का जो भार होगा वह सबसे कम अर्थात न्यूनतम होता है। उदाहरण के लिए हमने एक ग्राफ लिया है और इस ग्राफ को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए जो नोड हैं या शीर्ष है उनको हमने घर के रूप में दिखाया है, अर्थात यहाँ पर शीर्ष के रूप में घर है। तो इस तरह आप देख पाएंगे कि इस चित्र में या इस ग्राफ में नोड के रूप में बहुत सारे घर हैं और ये सभी घर आपस में रास्तों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही लगभग हम आप देखेंगे आपका घर या हमारा घर, आसपास में और बहुत सारे घर होते हैं और सभी के सभी घर सड़क के माध्यम से जुड़े होते हैं। वैसा ही हमने यह एक परिदृश्य लिया है जिसमें घर हैं और घर को हमने शीर्ष के माध्यम से दिखाया है और जो सड़क है उसको हमने सड़क के माध्यम से दिखाया है। तो आप देख पाएंगे कि किसी घर के मध्य कुछ वेट भी हैं, भार भी है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे इस चित्र में दो घरों के बीच में भार के रूप में 4 दिखाई गई है, कहीं पर 8 है, कहीं पर 7, 9, 4, 2, 6, 7, 1। इस तरीके से किसी भी दो घर के बीच में जो जोड़ने वाली पथ है, सड़क है या एज है, इस पर कुछ वेट भी आपको दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम न्यूनतम स्पैनिंग ट्री बनाएं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो सबसे पहली विशेषता इसकी होगी कि यह सभी वर्टाइसेस या नोड्स को जोड़ता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक कनेक्टेड ग्राफ में सभी वर्टाइसेस जुड़े होते हैं, अर्थात अगर किसी ग्राफ में 5 वर्टाइसेस हैं या 5 नोड हैं तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में भी वह 5 नोड होंगे और आपस में सभी के सभी 5 नोड जुड़े होंगे। दूसरी विशेषताओं में न्यूनतम भार, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम बनाने वाले हैं किसी ग्राफ से, उसका जो कुल वजन है या जो कुल वेट है वह सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। तीसरी विशेषता है एज की संख्या। यदि ग्राफ में कुल n शीर्ष या वर्टाइसेस हैं तो जो हम MST बनाएंगे अर्थात मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे उस पे n-1 एज होंगे, अर्थात कुल n वर्टाइसेस में एक कम होगा। अगली विशेषताओं में चक्र मुक्त अर्थात साइकिल फ्री। हमने देखा कि अगर हम किसी ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो उस पर कोई भी साइकिल या चक्र नहीं होगा, वह एक ट्री होगा जो कि हमारा स्पैनिंग ट्री होगा। इनके अलावा यूनिकनेस, यदि किसी ग्राफ के सभी एज के जो वेट्स हैं अर्थात वजन है, अगर वो यूनिक हैं, अद्वितीय हैं, तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा वह भी यूनिक बनेगा, केवल एक बनेगा। यह तभी होगा जब उस ग्राफ के जो एजेस के वेट हैं वह अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे, अद्वितीय होंगे। इसके अलावा सभी जुड़े हुए शीर्ष, तो हमने यह चीज़ देखा है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री ग्राफ के सभी कनेक्टेड वर्टाइसेस नोड्स को कनेक्ट रखता है, अर्थात यह जो ट्री बनेगा सभी नोड्स को या सभी वर्टाइसेस को जोड़ के रखता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री
बनाने के लिए कुछ प्रमुख एल्गोरिदम हैं, जैसे कि प्रिम्स एल्गोरिदम है, क्रुस्कर एल्गोरिदम है, इन दोनों का हम उपयोग करते हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि प्रिम्स एल्गोरिदम क्या है और यह कैसे काम करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कुछ जो आधारभूत चीज़ें हैं, जैसे कि यह एल्गोरिदम 1930 में चेक गणराज्य के गणितज्ञ वोजटेक जॉर्निक द्वारा विकसित किया गया था और बाद में कंप्यूटर वैज्ञानिक रॉबर्ट सी प्रिम द्वारा 1957 में पुनः खोजा और प्रकाशित किया गया था। तो आप देख पाएंगे कि इन वैज्ञानिक के नाम से ही इस एल्गोरिदम का नाम प्रिम्स एल्गोरिदम रखा गया है। प्रिम्स का एल्गोरिदम दिए गए ग्राफ के लिए न्यूनतम स्पैनिंग ट्री खोजने के लिए उपयोग करता है। अर्थात अगर कोई ग्राफ आपको दिया जाए जो कि वेटेड ग्राफ हो, अर्थात उसमें कुछ वेट दिया जाए, तो हम प्रिम्स एल्गोरिदम का उपयोग करके हम स्पैनिंग ट्री को बना सकते हैं। प्रिम्स एल्गोरिदम एक ग्रीडी एल्गोरिदम है, लालची एल्गोरिदम है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ प्रत्येक चरण में यह एल्गोरिदम वर्तमान मिनिमम स्पैनिंग ट्री में न्यूनतम वजन वाला एज को जोड़ता है, जो पहले से जुड़े हुए वर्टाइसेस को जोड़ता है, ताकि कुल वजन न्यूनतम रहे। ग्रीडी एल्गोरिदम का सामान्य जो आधारभूत बातें हैं उनमें यह है कि वह स्टेट वाइज, मतलब जो वर्तमान में है उसी के हिसाब से काम करता है, वह भविष्य की चिंता नहीं करता। इसीलिए इसे स्टेट वाइज या ग्रीडी एल्गोरिदम कहते हैं, जिसमें हो सकता है कि जो ऑप्टिमल वैल्यू है वह आपको ना मिले। तो यह एक नुकसान भी है ग्रीडी एल्गोरिदम का। इस पर हम बाद में और चर्चा करेंगे कि इसके अलावा और कोई तकनीक है या नहीं, लेकिन यह जो एल्गोरिदम है, प्रिम्स एल्गोरिदम है, यह एक ग्रीडी एल्गोरिदम का उदाहरण है। इस प्रिम्स एल्गोरिदम में हम जब एक ग्राफ को हल करेंगे या किसी ग्राफ से हम एक ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ इसमें एक ही ट्री आगे बढ़ता है, या इसमें हमें हमेशा सिर्फ एक ही ट्री मिलेगा, एक से ज़्यादा ट्री नहीं मिलेगा। आइए अब सामान्य तरीके से समझते हैं कि इसमें कौन कौन से चरण होंगे, स्टेप्स कैसे काम करेंगे। इसमें जो पहला चरण है, पहला स्टेप है, इसमें हम किसी एक शुरुआती शीर्ष अर्थात किसी वर्टेक्स का निर्धारण करेंगे। हम दिए गए ग्राफ का कोई भी एक रैंडमली किसी भी एक शीर्ष का या वर्टेक्स का चुनाव करेंगे। दूसरे चरण में जब तक कि एज पर फ्रिंज शीर्ष वर्टेक्स जो एमएसटी में शामिल नहीं है बने रहें, तब तक हम आने वाले जो चरण हैं 3 और 4 को दोहराते रहेंगे, जिसमें तीसरा चरण है ट्री शीर्ष वर्टेक्स और फ्रिंज वर्टेक्स को जोड़ने वाले न्यूनतम वजन वाली एज का चयन करेंगे। चौथे चरण में यदि चयनित एज कोई बंद चक्र नहीं बनाती तो इसे एमएसटी में जोड़ेंगे। अर्थात अगर साइकिल बन रही है तो हम उस एज को नहीं जोड़ेंगे, उस एज को हम तभी जोड़ेंगे जब उसमें साइकिल ना बने। और चरण 5 में हम इस प्रक्रिया का समाप्त करेंगे, इसको रोक देंगे। आइए अब हम जो एल्गोरिदम है, वास्तविक एल्गोरिदम है प्रिम्स एल्गोरिदम का, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। इस एल्गोरिदम में लगभग हमने 11 स्टेप दिखाए हैं। इस एमएसटी में हम इनपुट के तौर पर एक ग्राफ लेंगे जो कि हमने कैपिटल G लिखा है ब्रैकेट में, वेट लिया है W और एक R लिया है, अर्थात एक कोई रूट नोड है जो हम सेलेक्ट करेंगे, जिसका हम चुनाव करेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 इनपुट इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो कि प्रिम्स एल्गोरिदम है उसको दिया है। अब हम 1 से लेके 11 तक के स्टेप को एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले प्रत्येक जो U बिलोंग्स V होगा उसके लिए, अर्थात U यहाँ पे अलग अलग हमारे नोड्स होंगे, सीड्स होंगे, उसके लिए हम यह एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, की वैल्यू अर्थात की वैल्यू किसी सीड्स को हम इन्फिनिटी अर्थात अनंत से इनिशियलाइज कर देंगे, असाइन करेंगे। तीसरे स्टेप में पाई ऑफ U अर्थात पेरेंट ऑफ U, चूँकि आप ट्री देखेंगे, ट्री आपने देखा होगा, ट्री में चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप होता है, अर्थात एक कोई चाइल्ड है तो उसका कोई एक पेरेंट होता है। इस तरीके से रिलेशन आप देखेंगे। तो पाई अर्थात यहाँ पर पेरेंट है, तो किसी नोड का जो पेरेंट है उसको हम नील से असाइनमेंट करेंगे। इसके बाद जो
उस पेरेंट है अर्थात जो रूट है या पेरेंट है उसकी की वैल्यू को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, असाइन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक सेट बनेगा, उसे हम Q कहेंगे, और इस Q क्या होगा, यह Q क्या होगा, यह सेट ऑफ पूरे वर्टाइसेस हैं या सेट ऑफ जो नोड हैं उनका एक यह सेट होगा। उसके बाद हम एक वाइल लूप ले रहे हैं 6वें स्टेप में, और इस वाइल लूप को हम कहाँ तक चलाएंगे कि जब तक जो Q है अर्थात जो सेट ऑफ वर्टाइसेस हैं उस ग्राफ के वो जब तक नील ना हो जाए तब तक हम इस वाइल लूप को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। इसमें पहला आपका जो स्टेप है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट मीन निकालना, अर्थात जो एक नोड होगा उस नोड से जुड़ा हुआ सबसे कम वैल्यू वाला अर्थात सबसे कम भार वाला एक नया एज हम निकालेंगे। उसके बाद प्रत्येक वी अर्थात प्रत्येक वर्टाइसेस जो कि एडजेसेंट है यू के अर्थात उससे जो जुड़ा हुआ नोड है या जुड़ा हुआ शीर्ष है उसके लिए हम फिर से 9वें स्टेप को देखेंगे, जिसमें अगर v बिलोंग्स टू q है अर्थात क्योंकि वो एक q जो हमारा पूरे सेट था अर्थात जितने ग्राफ में वर्टाइसेस हैं शीर्ष हैं उन्हीं का एक सेट है, उन्हीं में से ही जो v है वो भी होगा। यहाँ हम देखेंगे कि वेट ऑफ u कॉमा v अगर छोटा हुआ की ऑफ v से तो हम क्या करेंगे, v का जो पेरेंट होगा उसको हम असाइन कर देंगे u से। उसके बाद हम जो की वैल्यू है उसको भी हम अपडेट कर देंगे, जो अगर पुरानी वैल्यू रहेगी उसको हम नई वैल्यू से अपडेट करेंगे, क्योंकि जो नई वैल्यू आते जाएगी हम कंपैरिजन करते जाएंगे, अगर वैल्यू कम होगी तो हम उसको अपडेट करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम 1 से लेकर 11 तक के स्टेप एग्जीक्यूट करते चलेंगे और अंत में हमको एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए इस एल्गोरिदम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे, तो इस एल्गोरिदम का ही उपयोग करके हमने एक समस्या ली है। आप देख पाएंगे कि एक ग्राफ हमने लिया हुआ है और यह एक जो ग्राफ है हमने थॉमस एच कोरमैन की पुस्तक से ली है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि यह एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनिर्देशित ग्राफ है और वेटेड ग्राफ है, अर्थात इसमें कहीं पर भी दिशा आपको नहीं दिख रही है जो एजेस हैं उसमें, और दो शीर्ष या दो नोड के बीच में कुछ वेट दिए गए हैं, भार दिए गए हैं। अब हम इस ग्राफ से एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम का उपयोग करके। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैंडमली एक नोड को रूट नोड सेलेक्ट करेंगे। हमने इस ग्राफ में ए जो नोड है, ए शीर्ष है, इसको हमने रूट सेलेक्ट कर लिया है और इस रूट की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। और इसके बाद जितने भी नोड्स हैं, जितने भी शीर्ष हैं, वर्टाइसेस हैं, उसको हमने अनंत से या इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप में कि दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना होगा, ए के जो चाइल्ड्स होंगे हम आप देख पाएंगे कि ए से जो जुड़ा हुआ नोड है वह है बी, अर्थात बी का जो पेरेंट है वो ए है और बी की जो की वैल्यू है वो है 4। इसी तरीके से एक और नोड भी जुड़ा हुआ है ए से, अर्थात एच का पेरेंट नोड भी यहाँ ए है, इसीलिए हम इनको भी कंसिडर करेंगे। और इसकी जो की वैल्यू है अर्थात एच की जो की वैल्यू है वो है 8। अब इस तरीके से हम फिर से इनकी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद जो कम वेट है उसको हम फिर से अपडेट कर देंगे। तो आप देख पाएंगे जो हमारा क्यू सेट है, इसके पहले आप देखेंगे तो क्यू में पूरे सेट दिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, लेकिन हमारा जो नया क्यू है इस पर हमने ए को पहले से हटा दिया है। अब हमारे पास नोड बचे हुए हैं बी सी डी ई एफ जी एच और आई। बी की वैल्यू हमने अपडेट कर दी है जो कि 4 है, हमने देखा, और एच जो नोड है इसकी भी की वैल्यू को हमने अपडेट करके 8 लिख दिया है। अब हमारा काम है कि एक्सट्रैक्ट मिन क्यू, अर्थात इस क्यू से, इस सेट से जो मिनिमम वेट वाला नोड है उसको निकालना, उसको सेलेक्ट करना। तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो मिनिमम भार वाला, मिनिमम वेट वाला जो नोड है वह है बी।
इसलिए इस तरह से हम बी नोड को सेलेक्ट करेंगे और इस ग्राफ में ए से जो बी पाथ है इसको हम डार्क कर देंगे, यह बताने के लिए कि हमारा जो पहला रूट है ए और उसके बाद हम बी की ओर जाएंगे। इस तरीके से हम फिर से यह एल्गोरिदम जो वाइल लूप हमने देखा था उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे। अब फिर से हम देखेंगे कि बी से जुड़े हुए कौन कौन से नोड हैं। अब देखेंगे कि बी से जुड़ा हुआ नोड सी है, इसीलिए हम पेरेंट ऑफ सी बी को बनाएंगे और सी की जो की वैल्यू है जो पहले इन्फिनिटिव थी या अनंत था उसको हम अपडेट कर देंगे 8 से, क्योंकि वह उससे कम है। इसी तरह आप देख पाएंगे कि जो h है, h भी वहाँ पर दिख रहा है क्योंकि a से जुड़ा h भी हमको ख्याल करना पड़ेगा चूँकि h का पेरेंट a है। h की वैल्यू को भी हम अपडेट कर देंगे, पहले वह अनंत थी, इन्फिनिटी थी, अब वह 8 हो जाएगी क्योंकि 8 अनंत से कम है। अब हमारा जो q है वह फिर से अपडेट हो जाएगा, जिस पे नोड है वह आप देख पाएंगे a और b को अब हमने हटा दिया है। अब उस पर जो नोड्स बचे हुए हैं उसमें है C, D, E, F, G, H और I। हमने C की वैल्यू को भी अपडेट करके 8 लिख दिया है, आप देख पाएंगे। उसी तरह H की वैल्यू को भी हमने अपडेट करके 8 लिख दिया है। अब फिर से हमारा काम होगा एक्सट्रैक्ट मीन करना, अर्थात मिनिमम या न्यूनतम भार या न्यूनतम वेट निकालने वाला, अर्थात इस सेट में जो न्यूनतम भार है। चूँकि आप देख पाएंगे इसमें C और H दोनों का भार एक समान है, तो आप किसी भी एक नोड का चुनाव कर सकते हैं। हमने यहाँ C का चुनाव कर लिया है क्योंकि C जुड़ा हुआ है और यह पहला नोड है, तो हमने इसमें एक्सट्रैक्ट मीन करके C नोड का चुनाव कर लिया है। अब आप फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। C से जुड़े हुए नोड जैसे कि I दिख रहा है यहाँ पर, F है और D है, इन तीनों नोड को हम देखेंगे। उसी तरीके से हम फिर से A से जो जुड़ा हुआ नोड है उसको भी हम देखेंगे, H को कंसिडर करेंगे। आप देख पाएंगे C से जुड़े हुए जो नोड्स हैं जैसे कि D, तो D का पेरेंट भी यहाँ C है, आप देख पाएंगे, और जिसकी की वैल्यू 7 है इसको भी हम अपडेट कर देंगे। उसी तरीके से C का जो एक और चाइल्ड है उसमें है F की वैल्यू को भी हम अपडेट करेंगे 4 से। इसी तरीके से I भी C का चाइल्ड नोड है, तो I की जो की वैल्यू है उसको भी हम अपडेट कर देंगे 2 से, क्योंकि C से I जाने में हमको दो वेट को काउंट करना पड़ेगा, 2 वेट की रिक्वायरमेंट है। हमारा फिर से काम होगा, जो नोड को हमने ले लिया है उसको हम Q सेट से हटा देंगे और जो वर्तमान में हमारे पास इस Q के सेट में जो नोड बचे हुए हैं उनमें है D, E, F, G, H और I। और फिर से हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनिमम भार वाले नोड का। आप देख पाएंगे कि इसमें जो Q का जो सेट है इसमें जो मिनिमम भार वाला नोड है वह है I, इसीलिए हम I नोड का चुनाव करेंगे इस मिनिमम स्पेनिंग ट्री में ऐड करने के लिए या जोड़ने के लिए। अब आप देख पाएंगे जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा है वह A से B जा रहा है, B से C और C से I। इस तरीके से अब देख पाएंगे कि हम यहाँ सिर्फ एक ही ट्री का निर्माण कर रहे हैं, एक ही ट्री बना रहे हैं, 2 अलग अलग ट्रीज पर नहीं बन रहा है। फिर से हम यह प्रक्रिया दोहराएंगे, जो जुड़े हुए नोड हैं उनको फिर से हम देखेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे H की जो की वैल्यू है वह है 7। इसी तरीके से एक और नोड है G, क्योंकि G भी आप देखेंगे जुड़ा हुआ है I से। अब इस प्रक्रिया का फिर से हम दोहराएंगे, इसी को फिर से रिपीट करते चलेंगे। इस तरह अब देख पाएंगे कि जो I नोड है इससे जुड़े हुए भी कुछ नोड अब हमको दिखने लगे हैं, जैसे कि H हालांकि A से भी जुड़ा हुआ है लेकिन अब यह I से भी जुड़ा हुआ है। I से जुड़ा हुआ एक और नोड है जो कि है G, अर्थात G का पेरेंट नोड I है और H का पेरेंट नोड भी I है। इस तरीके से हम अब अपडेट करेंगे की वैल्यू। आप देख पाएंगे कि I से अगर हम H की ओर जाएं तो की वैल्यू 7 है। पहले यह A से H जाने में 8 थी, अब यह कम होकर 7 हो गई है। उसी तरीके से G की जो की वैल्यू है वह भी अब 6 हो गई है, क्योंकि हम I से G अगर जाएंगे तो हमें 6 वेट की रिक्वायरमेंट होगी, 6 वेट दिया गया है। अब फिर से हम जो नोड को ले लिए हैं उसको हम Q के सेट से हटा देंगे। वर्तमान में अब Q सेट में D, E, F, G और H नोड 5 नोड ही बचे हैं।
अब इनमें से हमें फिर से एक्सट्रैक्ट मीन करना होगा, मिनिमम वेट वाला नोड को निकालना होगा। आप देख पाएंगे कि इस क्यू के सेट में एफ नोड है, इसकी जो वेट है वो सबसे कम है, मिनिमम है, जो कि 4 है। इस तरीके से हम अब एफ नोड का चुनाव करेंगे और जो हमारा पाथ होगा वह सी से एफ में जुड़ जाएगा। आप देख पाएंगे अब तक के हमारे इस ग्राफ में कहीं पर भी साइकिल या चक्र नहीं बना हुआ है। इस तरीके से हम फिर से अब यही प्रक्रिया दोहराएंगे और देखेंगे F या I या A से जुड़े हुए जो नोड हैं उनमें सबसे मिनिमम क्या है। वर्तमान में आप देख पाएंगे कि जो G नोड है, G नोड से जुड़ा हुआ F भी है, अर्थात F का पेरेंट G है। इसकी की वैल्यू हमने 2 से अपडेट कर दी है, चूँकि G से अगर F जाएंगे तो आपका जो भार है वह वेट है 2 है। इस तरीके से D की जो की वैल्यू है उसको भी हमने अपडेट करके 7 लिख दिया है। इस तरीके से और हम आगे चलेंगे, E की जो की वैल्यू है उसे भी हम देखेंगे। अब देखेंगे इसको हमने 10 से अपडेट कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम यह प्रक्रिया दोहराते चलें तो जो Q सेट होगा उसमें हमने फिर से रिमूव किसे कर दिया है, जिसको हमने ले लिया है। लेकिन अभी वर्तमान में बचे हुए नोड कौन कौन से हैं, D, E, G और H, जिनकी की वैल्यू आपको दर्शाई गई है। अब फिर से हमारा यहाँ काम होगा कि इनमें से जो सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम कौन सा है, आप देख पाएंगे G नोड है। G नोड का जो वेट दिख रहा है वह है 2। इसीलिए हम इस नोड का चुनाव करेंगे और इसे हम अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। इस तरीके से आप देख पाएंगे हमारा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वह बनने लगा है। आगे जब हम फिर से चलेंगे, इसी प्रक्रिया को दोहराते चलेंगे, तो आप देखते चलेंगे कि जो नोड है वह आपस में जुड़ते चलेंगे। और हमको यह ख्याल भी करना है कि जब भी आप नोड को जोड़ें तो साइकिल का निर्माण ना हो, चक्र ना बने। इस तरीके से अगले स्टेप में आपको H एक्सट्रैक्ट मीन के रूप में मिलेगा, अर्थात H की जो की वैल्यू है अर्थात वेट है वह सबसे कम है, एक है। इस तरह हम H को भी जोड़ देंगे इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। इसी तरीके से हम D को जोड़ेंगे, क्योंकि D इसके बाद मिनिमम होगा, और इसके बाद और जोड़ते हुए चलेंगे E को। अब आप देखेंगे कि हमने E को जोड़ने के बाद जो ग्राफ थे, इस ग्राफ के सभी शीर्ष या सभी वर्टाइसेस को हमने जोड़ लिया है। और आप देखेंगे जो Q की वैल्यू है अर्थात जो Q सेट था, अब उस पर कोई भी शीर्ष या कोई भी नोड नहीं बचा है। इसकी वैल्यू हो चुकी है 5, अर्थात इस सेट पर कोई भी शीर्ष नहीं बचा। इस तरीके से हम अब जो वाइल लूप था हमारे उस एल्गोरिदम में वह टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब अगर आप देखना चाहें तो इस स्पैनिंग ट्री में जो सेट हमारा बना है उस पर देख पाएंगे कि सभी के सभी नोड इस पर हैं, जुड़े हुए हैं, या सभी नोड आपको इस पर दिखेंगे, जैसे कि A, B, C, फिर I, फिर F, फिर G, फिर H, D और E। इस तरीके से सभी के सभी नोड इस स्पैनिंग ट्री में जुड़े हुए हैं। आइए अब देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम की जटिलता का विश्लेषण, कि अगर प्रिम्स एल्गोरिदम है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रिम्स के एल्गोरिदम की गुणवत्ता का आकलन इस बात पर निर्भर करता है कि हम मिनिमम प्रायोरिटी क्यू को कैसे लागू करते हैं। चूँकि इसके लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं जिसका नाम है मिनिमम या मीन प्रायोरिटी क्यू। यदि क्यू को एक बाइनरी मीन हीप के रूप में लागू किया गया है तो हम बिल्ड मीन हीप प्रक्रिया का उपयोग करके प्रिम्स एल्गोरिदम की लाइन संख्या 1 से 5 में प्रारंभिकरण को ऑर्डर ऑफ V समय में कर सकते हैं। अर्थात इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1 से 5 उसकी होगी ऑर्डर ऑफ V, अर्थात इतनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ऑर्डर ऑफ V आपने इसके पहले शुरुआत के क्लास में आपने पढ़ा होगा, यह नोटेशन है ऑर्डर ऑफ अर्थात बिग O ऑफ V, ये एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। वाइल लूप की क्षेत्र अर्थात उसकी बॉडी में आप देखेंगे जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं इतनी बार यह निष्पादित होगा जितने नंबर ऑफ उसमें नोड्स होंगे या वर्टाइसेस होंगे। और चूंकि प्रत्येक एक्सट्रैक्ट मीन जो ऑपरेशन है जो हम हर प्रत्येक स्टेप में प्रत्येक चरण में हम निकाल रहे थे, यह ऑर्डर ऑफ लॉग V समय लेता है। इसीलिए
एक्सट्रैक्ट मीन के सभी कॉल्स के लिए कुल समय ऑर्डर ऑफ v log v होगा। इस प्रकार प्रिम्स के एल्गोरिदम के लिए कुल जो समय लगेगा या कुल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वह होगी ऑर्डर ऑफ e log v, जहां v ग्राफ का शीर्ष या वर्टेक्स होगा और e एज या पाथ होगा। हालांकि प्रिम्स के एल्गोरिदम के एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम को, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको कम कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए हमें फाइबोनाची हीप्स का उपयोग करना होगा, अर्थात इसका अगर हम उपयोग करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ हद तक कम या सुधारा जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री अर्थात न्यूनतम स्पैनिंग ट्री के उपयोग क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका हम उपयोग कर सकते हैं। पहला उपयोग इसका नेटवर्क डिज़ाइन में कर सकते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क और इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड जैसी नेटवर्क्स के किफ़ायती डिज़ाइन में किया जा सकता है। चूँकि हम यहाँ मिनिमम वेट निकालते हैं, अर्थात सबसे कम इलेक्ट्रिक तार हो गए या इलेक्ट्रिक नेटवर्क में जो लेंथ है वो सबसे कम हो, यह कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रिम्स एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है क्लस्टरिंग। डेटा क्लस्टरिंग में भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग डेटा पॉइंट्स को समूहों में बांटने के लिए कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क। मिनिमम स्पैनिंग ट्री वायरलेस नेटवर्क में बैकबोन कनेक्शन स्थापित करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा रूटिंग प्रोटोकॉल्स। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग विभिन्न रूटीन प्रोटोकॉल में न्यूनतम लागत वाले रूट को खोजने के लिए किया जाता है। चूँकि हमारा पाथ इसमें न्यूनतम वेट वाला होता है, इसीलिए हम जो रूटिंग प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें प्रोटोकॉल रूट करते हैं, कोई पैकेट मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए जो मिनिमम पाथ वाला रूट होगा या रास्ता होगा उसको खोजने में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई नेटवर्क। इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग जल वितरण नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए, चूँकि हमें पाइपलाइन जितने कम लगे, जितनी कम लंबाई की हो सकती है, यह हमको कोशिश करनी होती है। इसीलिए हम इस एल्गोरिदम का उपयोग न्यूनतम लंबाई की पाइप डिज़ाइन करने के लिए हम कर सकते हैं। इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कंसेप्ट का, इसके लॉजिक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर्किट डिज़ाइन भी है। VLSI सर्किट डिज़ाइन में मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग न्यूनतम लंबाई वाले वायरिंग पथों को खोजने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इमेज सेगमेंटेशन है या छवि पंजीकरण विभाजन है, इस पर भी हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, समस्या भी समझ में आई होगी। यह प्रिम्स एल्गोरिदम हमने देखा। अब हम एक नए क्लास में दूसरे नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।